हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 151, जवानी वाला रोमांस करना चाहता हूँ। शिवांगी और युवराज ने देखा कि सामने अपना सूटकेस हाथ में लिए युवंशी खड़ी थी, जो शिवांगी की तरफ ही देख रही थी। शिवांगी ने हैरानी से युवंशी को देखते हुए कहा, युवांशी तुम इस वक्त? युवंशी, हाँ तो क्या हुआ मॉम? मेरा घर है, मैं आ नहीं सकती क्या? आप प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। युवराज, अरे ऐसी कैसी बातें कर रही हो प्रिंसेस, तुम्हारा घर है, तुम क्यों नहीं आ सकती? आओ अंदर। अविनाश, युवंशी का सूटकेस अंदर रखवा दो प्लीज। अविनाश शिवाजी के सूटकेस को पकड़ते ही वाला था कि तभी युवांशी ने अपने हाथ से उसे रोकते हुए कहा, इतनी भी वीक नहीं हूं कि मैं अपनी चीज नहीं संभाल सकूं, और तुम मेरी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। अगर तुम चाहते हो जब तक मैं यहाँ हूं तुम यहाँ रहो, तो प्लीज मुझे दूरी बनाए रखना मिस्टर अनाथ। अविनाश से अब रहा नहीं गया और उसने जानबूझकर युवांशी को ताना मारते हुए कहा, हाँ हूँ मैं अनाथ तो क्या हुआ, और तुम? उद्धरण चिन्ह डॉट। अभी तुम क्या हो, घर से निकली हुई या कोई बेघर? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट लाइक दिस? मैं अपनी मर्जी से वह घर छोड़ कर आई हूँ, और युवांशी ओबरॉय को घर से निकालने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। शिवांगी ने अविनाश को इशारा किया और अविनाश चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि वह और युवांशी बहस नहीं कर सकता था। अविनाश को इस बात पर भी गुस्सा आ गया कि शिवांगी ने युवांशी की को कुछ नहीं कहा, बल्कि शिवांगी ने भी अविनाश को ही चुप करवाने की कोशिश की थी। युवंशी ने कहा, मॉम मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरे लिए कुछ खाने को भिजवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। युवराज, लेकिन प्रिंसेस हुआ क्या है, तुम ऐसे से अचानक से आ गई? सब ठीक तो है ना? करण ने कुछ कहा क्या तुमसे? युवांशी, प्लीज डैड आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए। आपके सामने उसे बेवकूफ आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा और आप कह रहे हैं कि उसने मुझे कुछ कहा या नहीं? आप वहां खड़े खड़े बाकी लोगों की तरह मेरा तमाशा देख रहे थे। शिवांगी, तो उसमें गलती तुम्हारी थी युवांशी, तुम बदतमीजी कर रही थी करण से भी और अविनाश से भी। युवांशी, मॉम अभी मेरा यहाँ पर बहस करने का कोई मन नहीं है। अगर आप खाना भिजवा सकती है तो ठीक है, वरना मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और शिफ्ट कर लूंगी। युवराज, क्या बकवास कर रही हो तुम युवांशी, ये तुम्हारा घर है, तुम क्यों कहीं और जाकर रहोगी? जाओ तुम रूम में, तुम्हारा खाना मिल जाएगा तुम्हें रूम में। युवांशी ने अपना सूटकेस लिया और अंदर रूम में चली गई। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखते हुए परेशानी से कहा, युवराज अब ये युवंशी ने क्या कर दिया? जरूर उसने फिर से कुछ ना कुछ तमाशा खड़ा किया होगा करण के घर में। युवराज, तो इसमें इन दोनों की गलती है शिवांगी, हमने इन दोनों से नहीं कहा था शादी करने को। अगर यह इतने इनरिस्पॉन्सिबल है तो शादी करने की क्या जल्दी पड़ी थी? एक दूसरे को अच्छे से जान तो लेते। शिवांगी, अच्छा ठीक है, तुम ये सब छोड़ो और तुम भी जाकर आराम करो, मेड खुद ही युवांशी को खाना दे देगी। मुझे अविनाश के पास जाना है, मैंने उसे ऐसे चुप करवा दिया, उसे बुरा लगा होगा। शिवांगी की बात सुनकर युवराज ने कहा, वैसे ये बात तो है, अगर युवांशी यहाँ आ गई है तो वह जरूर अविनाश के साथ रोज कोई बखेड़ा खड़ा कर देगी, और अगले शुक्रवार को अविनाश और अक्षिता की शादी है उसके बाद। शिवांगी, अभी तुम ये सब मत सोचो युवराज, सब ठीक होगा, तुम जाओ आराम करो, तुम्हें सब ऑफिस भी जाना है ना? युवराज, हाँ लेकिन तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शिवांगी ने मेड को खाना देखकर युवांशी के रूम में लेकर जाने को कहा और खुद वो अविनाश के रूम में चली गई। शिवांगी ने देखा अविनाश के रूम का दरवाजा खुला हुआ था और वो दूसरी साइड चेहरा घूमकर लेटा हुआ था। शिवांगी धीरे से अविनाश के पास गई और उसके बाद के दूसरे साइड बैठकर उसके सर को सहलाने लगी। अविनाश ने जल्दी से आंखें बंद कर ली ताकि शिवांगी को लगे कि वह सो गया है, लेकिन शिवांगी अविनाश की हर हरकत को अच्छे से जानती थी। उसने अविनाश से कहा, अविनाश मैं जानती हूँ तुम जाग रहे हो, इतनी जल्दी तुम्हें नींद नहीं आने वाली। आई एम सॉरी अविनाश, मैंने तुम्हें वहां चुप करवा दिया, जबकि मुझे युवंशी को चुप करवाना चाहिए था ना।
अविनाश ने शिवांगी की तरफ नहीं देखा और न ही अपनी आंखें खोली। उसने कहा, मॉम मुझे नींद आ रही है, आप जाए, हम सुबह बात करते हैं। शिवांगी, नहीं अविनाश, हम अभी बात करेंगे। तुम बताओ तुम्हें किस बात का बुरा लगा बेटा? मेरी तरफ देखो, अपनी मॉम को नहीं बताओगे? अच्छा मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, मुझे तुम्हें ऐसे चुप नहीं करवाना चाहिए था। गलती युवांशी की थी और मैं तुम्हें। अविनाश ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। अविनाश ने शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, बात वो नहीं है मोम, मैं आपकी वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं बस कुछ सोच रहा था। शिवांगी, तो मुझे भी बताओ अविनाश क्या सोच रहे थे तुम? कोई प्रॉब्लम है तो अपनी मॉम से शेयर करो। अविनाश, मॉम एक्चुअली मैं वापस स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ, मेरे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं थक गया हूँ। उसे युवांशी के मुंह से अनाथ होने के ताने सुन सुनकर आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, वह बहुत है। अब आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। अगर वह नहीं मानती मुझे इस परिवार का हिस्सा तो ठीक है, मैं क्यों आप लोगों पर बोझ बना हुआ हूँ? आप डैड से बात करिए, मुझे वापस जाना है। शिवांगी ने गुस्से से अविनाश की तरफ देखा, उसके कान पकड़ते हुए कहा, आज तो ये बात कह दी है और किसी से मत कहना, अगर तू कहीं भी गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तू जानता भी है मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, मेरा अपना बेटा है तू, और कौन कहता है तुझे अनाथ? उद्धरण चिन्ह। अविनाश, आप सब जानती है ना मॉम, और मेरी फीलिंग्स को भी समझ सकती है, मुझे बार बार यह सब नहीं सुनना चाहता। आप अगर नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊँ तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालिए, मैं इंडिया में ही कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। शिवांगी, ठीक है अविनाश, मैं कुछ करती हूँ। अब अगर युवांशी ने तुझे ऐसे कुछ भी कहा तो मैं उसे खुद देख लूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती, मेरी जान बसती है तुम में। शिवांगी अविनाश को समझाने के बाद अपने रूम में गई तो उसने देखा कि रूम की लाइट बंद थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शिवांगी ने युवराज को आवाज लगाई, युवराज ये लाइट क्यों बंद है? उद्धरण चिन्ह डॉट। युवराज आर यू ओके? उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से आकर युवराज ने शिवांगी को बाहों में भर लिया और उसके कान में कहा, आज अपनी बीवी के साथ जवानी वाला रोमांस करना चाहता हूँ। एपिसोड 152 आई वॉन्ट डिफरेंट टुनाइट स्वेट हार्ट। शिवांगी, युवराज मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और प्लीज अभी ये सब नहीं, तुम कम से कम सिचुएशन तो देख लिया करो। युवराज ने शिवांगी को अपनी तरफ पलट लिया और उसकी गाल पर हल्के से किस करते हुए कहा, और तुम ये अच्छे से जानती हो शिवांगी कि मेरे खराब मूड को ठीक करने की दवाई हो तुम। मेरा मूड भी खराब है, इसलिए अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। शिवांगी ने आगे से कुछ नहीं कहा और युवराज ने अंधेरे में ही शिवांगी के होंठों को कैच कर लिया और उन्हें किस करने लगा। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज शिवांगी के होंठों को लगातार किस किए जा रहा था। शिवांगी ने करीब 10 मिनट बाद युवराज को पीछे धक्का देते हुए कहा, बस करो युवराज, अब बहुत हो गया, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुम तो बस पागल ही हो जाते हो। शिवांगी ने जैसे युवराज को धक्का दिया, युवराज फिर से शिवांगी के करीब आया और उसे दोनों हाथों से कंधों के पास से पकड़कर बेड की तरफ धकेल दिया। शिवांगी पीठ के बल बेड पर गिरी और उसने अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है युवराज, अब मैं कोई भी 25 साल की लड़की नहीं हूँ जो तुम ऐसे बिहेव करते हो। अब तो मेरा सारा बदन दर्द करता रहता है। युवराज शिवांगी के ऊपर आते हुए कहने लगा, हाँ तो क्या हुआ स्वीटहार्ट, इतना तो तुम अपने पति के लिए सहन कर ही सकती हो ना। उद्धरण चिन्ह। और अब प्लीज और कुछ मत बोलना और मुझे अपना काम करने दो। मैं तुम्हारे पास आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करना चाहता हूँ। शिवांगी, फ्रस्ट्रेशन दूर करना चाहते हो या मुझ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो तुम? मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाए आज तक। युवराज ने शिवांगी की नेक पर जोर से बाइट किया और शिवांगी के होंठों से चीख निकल गई। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है स्वीटहार्ट, मैं हूं ना तुम्हें सब समझने के लिए। तुम बस आंखें बंद करो और इस पल को एंजॉय करो, फिर पता नहीं कब मुझे ये मौका मिलेगा, ये कब तुम अब मुझे अपने करीब आने दोगी। शिवांगी,
तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो युवराज, तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है और बेटे की भी शादी होने वाली है, लेकिन तुम्हारी हरकतें एक नई शादीशुदा लड़के जैसी है। युवराज समझ गया था कि अब शिवांगी चुप नहीं करने वाली, तो उसने शिवांगी की होठों को फिर से कैच कर लिया और उसके उनको रूडली किस करने लगा। शिवांगी के दोनों हाथ युवराज के कंधों पर थे। शिवांगी युवराज को पीछे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युवराज ने उसके होठों को कसकर पकड़ हुआ था। युवराज ने करीब 10 मिनट तक शिवांगी के ऊपर वाले होंठ को सक किया और उसके बाद शिवांगी के नीचे वाले होंठ को सक करने लगा। करीब 20 मिनट के किस के बाद युवराज में शिवांगी को छोड़ा और उसकी साड़ी का पल्लू हटाकर उसके चेस्ट पर हाथ फेरने लगा। शिवांगी ने युवराज की तरफ घूमते हुए देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। युवराज ने शिवांगी की चेस्ट को प्रेस किया और उसके चेस्ट पर किस कर लिया। युवराज ने शिवांगी की साड़ी खोलकर बेड से नीचे फेंक दी। अभी शिवांगी ने सिर्फ अंडरगारमेंट से पहने हुए थे। युवराज ने शिवांगी के अंडरगारमेंट्स भी उतार कर फेंक दिए। अब शिवांगी युवराज के सामने पूरी नेक थी। युवराज बेड से उठा और अपने कपड़े उतार कर बेड के पास जमीन पर फेंक दिए और शिवांगी के ऊपर जाकर फिर से लेट गया। उसने शिवांगी की चेस्ट और कॉलर बोन को किस करना स्टार्ट कर दिया। शिवांगी ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके रखी हुई थी। युवराज ने शिवांगी के पेट पर किस करते हुए कहा, आज मैं कुछ अलग चाहता हूँ शिवांगी। शिवांगी ने दूसरी तरफ चेहरा घुमाए ही कहा, क्या मतलब तुम्हारा। युवराज ने शिवांगी को पलटकर अपने ऊपर कर दिया और खुद उसके नीचे आ गया। युवराज ने अपनी आंखें शिवांगी की तरफ आई रोल करते हुए कहा, डू इट स्वीटहार्ट, आज तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें पूरा मौका दे रहा हूँ, मौका का फायदा उठाओ। शिवांगी युवराज के ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए, नहीं युवराज, मेरा मन नहीं है और मुझसे नहीं होगा। तुम तो एक नंबर के ठरकी इंसान हो, लेकिन मुझ में बहुत शर्म है, अपनी उम्र देखो और फिर बातें करो। युवराज ने शिवांगी को कसकर पकड़ा हुआ था और कहा, इससे पहले कि मैं रूड हो जाऊं और फिर अगले 4 दिन तक तुम उठने के काबिल ना रहो, जितना कहा है उतना करो। तुम्हें पता है इस वक्त मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हूं और तुम्हारे अलावा और मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत ना करूं, खासकर तुम्हारे उसे दामाद के साथ, तो चुपचाप वही करो जो मैंने किया है। शिवांगी, यू आर सो हस्की युवराज। युवराज ने आगे कुछ नहीं कहा और शिवांगी युवराज के ऊपर बैठ गई। युवराज, कम ऑन स्वीट हार्ट, डू इट एंड एंजॉय। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद की और युवराज के ऊपर बैठकर अपनी कमर हिलाने लगी। शिवांगी की आंखें कसकर बंद की हुई थी और उसके हाथ युवराज की चेस्ट पर थे और युवराज ने भी अपनी आंखें बंद की और शिवांगी की कमर पर अपने दोनों हाथ रख उसे एंजॉय करने लगा। कुछ देर बाद शिवांगी ने रुकते हुए कहा, बस युवराज, अब मैं गई, मुझे और मुझसे और नहीं होता, और हट जाओ, अब मुझे नींद आ रही है। शिवांगी की बात सुनकर युवराज ने ऐसे ही शिवानी को पलट दिया और उसके दोनों पर अपने कंधों पर रख लिए और युवराज ने शिवांगी से कहा, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन अगर अब हम शुरू हुए हैं तो 1 घंटे से पहले तो रुकने वाले नहीं है। तुमसे तो अपना काम कर लिया, तो अब चुपचाप मुझे फील करो और एंजॉय करो। उसके बाद करीब 1 घंटे तक युवराज शिवांगी के साथ रूडली रोमांस करता रहा और शिवांगी चुपचाप रात का पैशन सहन करती रही। शिवांगी जानती थी कि अंदर से युवराज भी बहुत परेशान है, युवांशी और अविनाश की वजह से। युवांशी अविनाश से जितनी नफरत करती थी वो तो सबकी परेशानी का कारण थी, और अब शिवांगी नहीं चाहती थी कि अविनाश ये घर छोड़कर जाए, क्योंकि वो अविनाश है बहुत प्यार करती थी। इतने सालों में अविनाश के साथ रहकर वो अविनाश को अपना ही बेटा मानती थी। करीब 1.5 घंटे के बाद युवराज शिवांगी के पास आकर लेट गया और उसे हक करके अपने दोनों के ऊपर ब्लैंकेट कवर कर किया और वो दोनों ऐसे ही सो गए। युवराज ने शिवांगी को पीछे से हक किया हुआ था। युवराज की तो जल्दी ही आंख लग गई, लेकिन शिवांगी अभी भी जाग रही थी। शिवांगी ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। मुझे युवंशी और अविनाश के बीच की नफरत को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मैं अपने दोनों बच्चों को खुद से अलग होते नहीं देखना चाहती। अगर युवांशी मेरी बेटी है तो अविनाश भी तो मेरा बेटा है। युवराज ने आंखें बंद करे हुए ही कहा, सोचना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। ये सब ना तुम्हारे हाथ में है और ना ही मेरे।
युवांशी की अपनी गलती है। शिवांगी ने युवराज की तरफ चेहरा घुमाया और उसके सीने से लग गई। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जाग रहे थे, मुझे तो लगा तुम सो गए हो। तुम्हें कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। युवराज, कितनी बार बताया है तुम्हें स्वीटहार्ट मेरा हिस्सा हो, तुम्हारे दिमाग में जो ख्याल आता है वह मुझे होकर गुजरता है, अब जब सो जाओ तो होगा देखा जाएगा। शिवांगी, लेकिन युवराज मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें पता है अविनाश ने कहा कि वह वापस स्विट्जरलैंड जाना चाहता है। ये सब सिर्फ युवांशी के बिहेवियर की वजह से है। युवराज, कहीं नहीं जाएगा अविनाश। वो हमारा बेटा है, हमारे साथ यही रहेगा। हम लोगों ने उसकी माँ के साथ जो वादा किया है हम उसे कभी भी नहीं तोड़ेंगे। अपने काम और पढ़ाई की वजह से वो पहले ही बहुत देर दूर रह चुका है हमसे। अब और नहीं, मैं खुद बात करूंगा उससे और युवांशी भी अब उसे कुछ नहीं कहेंगी। अगली सुबह, सिंघानिया हाउस। सुबह के करीब 7 बजे द करण की जाग आज काफी लेट खुली क्योंकि वह कल रात काफी देर तक जगता रहा था। करण ने बेड से उठते अपना फोन उठाया और देखा कि तनुजा की फोटो वॉलपेपर पर लगी हुई थी। करण ने तनुजा की फोटो की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी तनुजा, मैं तुम्हारे दिल का ख्याल नहीं रख सका, लेकिन तुम गलत थी क्योंकि अगर तुम्हारा दिल किसी के शरीर में होगा भी तो वह कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, खास करके वो लड़की। करण की नजर सामने बेड के ऊपर लगी युवांशी की तस्वीर पर गई। करण की आंखों के सामने युवांशी और करण की पुरानी यादें आने लगी। युवांशी और करण का रोमांस और नोकझोंक। करण ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं कारण तू उसे लड़की को याद नहीं कर सकता, वह ना ही तेरे प्यार की लायक है और ना ही किसी और के। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे समझने में। करण ने टॉवल उठाया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। दूसरी तरफ युवराज का घर। युवराज और अविनाश ऑफिस जा चुके थे क्योंकि आज उन दोनों का काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह थी, लेकिन युवांशी अभी तक सोकर नहीं उठी थी। शिवांगी युवांशी के रूम में गई और उसे उठाने लगी। शिवांगी युवांशी को ब्लैंकेट खींचकर उसे उठाने ही वाली थी कि तभी युवांशी ने कहा, करण प्लीज अभी और सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम चुपचाप ऑफिस जाओ। मेरा मन होगा तो मैं खुद उठ जाऊंगी। शिवांगी ने युवांशी की बात सुनी और उसका ब्लैंकेट एक झटके खींचते हुए कहा, ये सब क्या है युवांशी? तुम वहां भी ऐसे उठती थे क्या? वो तुम्हारा ससुराल है युवांशी, और अगर वहां जाकर भी ऐसी हरकतें करोगी तो और कोई तुमसे परेशान ही होगा। मुझे तो लगा था शादी के बाद तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम्हें कोई भी चेंज नहीं आया। उल्टा तुम और ज्यादा बदतमीज और घमंडी हो गई हो। तो आज के इसलिए इतना काफी है। आप लोग प्लीज मेरी न्यू रोमांस स्टोरी जरूर पढ़िए जो सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर लिखी गई है। ये एक रोमांस स्टोरी ही है, और प्लीज रीड मेरी इस स्टोरी को भी और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसे ही लिखती रहूं। आप लोग तो बाकी राइटर को भी तो सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट कीजिए। ये है मेरी वो न्यू स्टोरी की एक झलक। सक्षम ने ड्राइवर को कार चलाने को कहा और फिर नियति को सर से लेकर पैरों तक देखते हुए कहा, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मेरा मतलब ऐसे पैसों के लिए किसी से शादी कर लेना। अगर मेरी जगह कोई और होता तो। नियति ने सक्षम की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मुझे अपनी माँ की चिंता है। उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और आपको पैसों की बदले में अपने लिए दुल्हन। आपकी भी तुम कोई मजबूरी रही होगी कि आप मुझ जैसी लड़की से शादी कर रहे हैं, नहीं तो आपको तो कोई भी अमीर लड़की हाँ कर देती, बल्कि हजारों लड़कियां आपसे शादी करने के लिए मरती होंगी। सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस नियति को एक बार गौर से देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके बाद नियति ने सक्षम की तरफ देखा और खुद से कहा, मेरी मजबूरी तो मैं जानती हूँ, लेकिन इतने बड़े आदमी की क्या मजबूरी हो सकती है। एपिसोड 153 मुझे औलाद ही ना देता। युवंशी ने अपनी आंखें खोली और बेड से उठते हुए कहा, प्लीज स्टॉप इट मॉम, अभी मैं उठी भी नहीं हूँ। ये नहीं कि मुझे बैटी पिला दे या कुछ और। सुबह सुबह आपके ताने और आपका ये लेक्चर शुरू हो गया। शिवांगी, बस करो युवांशी, मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ तुम्हारा पति नहीं है तुम्हारे सामने जो तुम्हारी बदतमीजी झेल लेगा। माँ हूँ, तुम्हारी जरूरत पड़ने पर डांट भी सकती हूँ और 2 थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। युवांशी उठी और अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी और कहा, आपका ये लेक्चर कभी खत्म नहीं होगा माता जी, आप लगे रहो, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। आप मेड को कहकर मेरा ब्रेकफास्ट लगवा दो, मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। शिवांगी सिर हिलाते आते हुए वहां से बाहर चली गई। मेड युवांशी के लिए खाना लगा रही थी और शिवांगी किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी नौकर किचन में आया और शिवांगी की तरफ उसका फोन बढ़ाते हुए कहा, मैम ये आपका फोन कब से बज रहा था, देख लीजिए। शिवांगी ने नौकर से फोन ले लिया और देखा कि उसके फोन पर 3 मिस्ड कॉल थी। शिवांगी ने खुद से कहा, अक्षता इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों फोन कर रही है? सब ठीक तो है ना? शिवांगी ने अक्षता को कॉल बैक किया और कहा, क्या बात अक्षता, सब ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट, तुम इतनी सुबह सुबह मुझे फोन कर रही थी? अक्षता ने सामने से घबराई हुई आवाज में कहा, जी आंटी, एक्चुअली मैं आपको बताने के लिए फोन कर रही थी कि अंकल की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। मैंने अविनाश को भी फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। अक्षता की बात सुनकर शिवांगी की आंखें बड़ी हो गई और उसने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ पापा को? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ उनकी तबीयत को? उद्धरण चिन्ह डॉट, तुम एक काम करो, तुम वही उनका ख्याल रखो और माँ को संभालो, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। मैं अभी के अभी घर से निकल रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। अक्षता, आंटी लेकिन आप जल्दी आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उनकी हालत ज्यादा खराब है, शायद उन्होंने किसी चीज की टेंशन ले ली है। शिवांगी, हाँ बस बेटा तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। शिवांगी ने जल्दी से किचन से निकलकर अपने हाथ साफ किए और अपना फोन लेकर युवांशी के कमरे की तरफ गई। युवांशी मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। शिवांगी ने घबराई हुई आवाज में युवांशी से कहा, युवांशी बेटा जल्दी कर, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमें हॉस्पिटल निकालना है और अभी ड्राइवर भी यहाँ नहीं है, तो तू कार ड्राइव करके मुझे अपने साथ ले चल। युवांशी ने अपने चेहरे की एक्सप्रेशन बदलते हुए शिवांगी से कहा, मोम आपको पता है मैं अभी अभी उठी हूँ और मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। मैंने आपको बता तो दिया है, फिर भी आप मुझे ये फालतू के कामों के लिए लेकर जाने की बात कर रही है, और अगर नाना जी की तबीयत खराब है तो आप चली जाए कैब बुक करवा के। अच्छा ठीक है, मैं कैब बुक करवा देती हूँ, लेकिन अभी मेरा ड्राइव वगैरह करने का बिल्कुल मन नहीं है। शिवांगी गुस्से से, तुम्हें हो क्या क्या है युवांशी? इतनी बदतमीज तो तुम नहीं थी, तुम्हारी सीने में दिल है या पत्थर बन गया है? अरे वो तुम्हारे नाना जी है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वह अस्पताल में है। वहाँ एक पराई लड़की उनका ख्याल रख रही है, तुम अपनी होकर एक बार भी उनके बारे में नहीं पूछ रही। युवांशी, प्लीज मॉम, आप बार बार मुझे लेक्चर क्यों देती है? मेरा नहीं मन तो मुझे नहीं जाना, और वैसे भी किस चीज की कमी है आपके पास? 1 सेकंड में कैब आ जाएगी, आप डैड को फोन करिए या अपने उसे लाडले बेटे को फोन करिए, कोई ना कोई आ जाएगा। मेरा हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगी जब मेरा मन होगा, और नाना जी को कुछ हुआ तो नहीं ना अभी तक? उद्धरण चिन्ह, शिवांगी गुस्से से, जुबान बंद रखो अपनी युवांशी। उद्धरण चिन्ह डॉट, क्या कहना चाहती हो कि मेरे पापा को कुछ हो जाए? तुम जैसी औलाद से तो मैं बे औलाद होती तो अच्छी थी। शर्म आती है मुझे ये कहने में कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम जैसी बदतमीज लड़की को पैदा किया मैंने, बहुत अच्छा हुआ जो करण ने तुम्हें घर से निकाल दिया, पता नहीं वह बेचारा कैसे तुम्हें झेल रहा होगा। युवांशी ने गुस्से से वो ड्रायर नीचे जमीन पर पटक दिया और कमरे से बाहर निकल गई। शिवांगी की आंख से आंसू बह गया और उसने कहा, पता नहीं मैंने कौन से जन्म के पाप किए थे जो मुझे ऐसी बेटी मिली। भगवान, अगर तुम्हें मुझे ऐसी ही औलाद देनी थी तो उससे अच्छा मुझे औलाद देता ही ना। शिवांगी ने जल्दी से अविनाश को फोन लगाया और अविनाश के सामने से फोन उठाते हुए कहा, हेलो मॉम, क्या बात है, सब ठीक तो है?
अक्षता का भी फोन आ रहा था बार बार, मैंने अभी फोन देखा। शिवांगी ने अविनाश को सारी बात बता दी कि हरीश की तबीयत खराब है और अक्षता हॉस्पिटल लेकर गई है। शिवांगी की बात अविनाश भी सुनकर घबरा गया। आखिर अविनाश भी अपने नाना नानी से बहुत प्यार करता था और हरीश और सुलेखा भी अविनाश से काफी क्लोज थे। अविनाश से शिवांगी से कहा, मॉम अब जल्दी से बाहर आइए, मैं 5 मिनट में घर के बाहर पहुंच रहा हूं, हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं, अभी नाना जी के पास रहना ज्यादा जरूरी है। शिवांगी ने फोन रखा और देखा कि युवांशी घर से बाहर निकल रही थी। एपिसोड 154 डिवोर्स एंड एलिमनी की रकम। हॉस्पिटल में शिवांगी हॉस्पिटल में परेशान एक चेयर पर बैठी हुई थी और अक्षता भी वहीं पर थी। युवराज कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने रिसेप्शन पर गया था और अविनाश सुलेखा के पास बैठा हुआ था। सुलेखा ने रोते हुए कहा, पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेगा। जब भी लगता है कि अब सब ठीक होने लगा है, हमारी जिंदगी अच्छे से चलने लगी है, तो कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। माना कि उम्र हो गई है और उम्र के हिसाब से ये सब तो होता है, लेकिन भगवान तेरे सामने मेरी एक ही प्रार्थना है, बस वो सुन लेना। अगर शिवांगी के पापा को कुछ हो गया तो उससे पहले मुझे अपने पास बुला लेना। सुलेखा की बात सुनकर अक्षता सुलेखा के पास आए और उसके घुटनों के पास बैठते हुए उसने सुलेखा के हाथ को पकड़ा और कहा, नानी जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होगा नाना जी को, और आपको भी कुछ नहीं होगा। भूल गए आप दोनों ने वादा किया था कि आप मेरा कन्यादान करेंगे, तो अपना वादा नहीं निभाएंगे क्या आप लोग? सुलेखा ने अक्षता का सिर सहलाया और कहा, बहुत बड़ा नसीब है हमारा बेटा, पहले हमारी 2 बेटियां थी लेकिन अब हमारी 3 बेटियां हैं। मेरी बच्ची कितनी सयानी है, भगवान तुम जैसी बच्ची हर एक को दे। अविनाश, नानी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है ना नाना जी ठीक हो जाएंगे। देखना अभी डॉक्टर बाहर आएंगे और कहेंगे कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और हम उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। सुलेखा, बस ऐसा ही हो अविनाश बेटा। शिवांगी ने अपनी जगह से उठाते हुए सुलेखा से कहा, माँ आपने विधि को फोन नहीं किया क्या? उसे तो आ जाना चाहिए था ना अभी तक। सुलेखा, हाँ शिवांगी मैंने उसे फोन कर दिया है, वह आज शाम की फ्लाइट से आ जाएगी। तभी युवराज वहां आया, उसने शिवांगी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शिवांगी तुम बेकार में सबको ऐसे टेंशन दे रही हो, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? सब ठीक तो है, अब वह इतनी दूर से आएगी और रास्ते में भी उसे टेंशन होती रहेगी। सुलेखा, युवराज बेटा मैं बहुत ज्यादा डर गई थी इसलिए, लेकिन अच्छा है ना अगर वो आ जाएगी तो एक बार अपने पापा से मिल लेगी, कितने साल हो गए उससे मिले हुए। दूसरी तरफ एक कैफे जहां युवांशी बैठी किसी का वेट कर रही थी। युवांशी ने अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए कहा, यार ये कहाँ रह गया, एक काम दिया था वो भी नहीं कर सकता। तभी वहां राहुल आ गया और उसके हाथ में एक फाइल थी। युवांशी राहुल को देखकर उठ खड़ी हुई और कहा, क्या यार हैंडसम तुम इतना लेट हो गए, पेपर खुद बनाने लगे थे क्या? राहुल ने युवांशी से हाथ मिलाया और फिर दोनों ने एक दूसरे को हक किया। तभी उन दोनों को उस बात का नहीं पता था कि उन पर कोई नजर रखे हुए था। दोनों के हक करते ही किसी ने उसकी फोटो क्लिक कर ली। युवांशी ने राहुल को बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठते हुए कहा, लाओ पहले मुझे ये पेपर दिखा दो। राहुल ने वो पेपर युवांशी को दे दिया और कहा, ये लीजिए और मैम आपको ये पेपर्स बस अपने हस्बैंड को देने हैं। डाइवोर्स केस आपकी तरफ से फाइल हो चुका है, लेकिन मैम एक कंडीशन है। युवांशी, अब और क्या कंडीशन है राहुल? मुझे रही रहना उस घटिया आदमी के साथ, गलती करती मैं उससे शादी करके पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया था। एम युवंशी ऊपर रो, मुझे एक से एक लड़की मिल जाएंगे, उसे जैसे घटिया इंसान के लिए मैं क्यों अपनी लाइफ पर बात करूं? राहुल, आप बिल्कुल सही कह रही है मैम, लेकिन लॉयर ने कंडीशन बताया है डाइवोर्स की। युवांशी, अब क्या कंडीशन रख दी उसने यार? उद्धरण चिन्ह। राहुल, वो मैम अगर आप अपने पति को डिवोर्स का नोटिस भेजती हैं तो आपको एलिमनी की रकम नहीं मिलेगी। युवांशी बेपरवाही से, हाँ तो एलिमनी की जरूरत भी नहीं मुझे। लेकिन तभी युवांशी ने उन पेपर को गौर से देखा और कहा, एक मिनट, क्या कहा तुमने? एलिमनी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राहुल,
तो क्या हुआ, मैं आपको एलिमनी की जरूरत है क्या है? आखिर आपके पास किस चीज की कमी है? ओबॉय इंडस्ट्री की वारिस है आपको उसे डाइवोर्स देना चाहिए ताकि आपका उससे छुटकारा हो जाए। युवांशी, कह तो तुम ठीक रहे हो हैंडसम, लेकिन उसे इंसान को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी जब तक उसे अपनी की बेइज्जती का बदला नहीं ले लेती। राहुल, कैसा बदला मैम? उद्धरण चिन्ह। युवंशी, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अब डिवोर्स होगा तो एलिमनी की रकम मैं लेकर ही होगा और उसे डाइवोर्स भी देना पड़ेगा और एलिमनी की रकम भी। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस। दोपहर का टाइम। राखी जी और करण की चाची सुमित्रा हाल में बैठे सोफे पर कुछ ज्वेलरी देख रहे थे, तभी उन्होंने करण को वापस आते हुए देखा। राखी जी ने करण को आते देखकर सोफे से उठते हुए कहा, करण बेटा आज जल्दी आ गए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? करण, मॉम आई एम फाइन, आप मेरे लिए एक कप कॉफी भिजवा दीजिए मेरे रूम में, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने वाला हूँ, बस सर थोड़ा भारी हो रहा था तो मेरा मन नहीं था ऑफिस में रुकने का। मैं अपनी जरूरी मीटिंग्स खत्म करके ही आया हूँ, थोड़ी आराम करूंगा। राखी, हाँ मेरा, तुम जाओ अपने रूम में, तुम्हारे लिए एक स्ट्रांग कॉफी बनाकर भेजती हूँ। करण अपने रूम में गया और जाते ही उसने अपने फोन को ऑन करके उसमें कुछ देखने लगा। करण के फोन में वही तस्वीर थी जो युवंशी और राहुल के गले मिलते वक्त किसी ने खींच ली थी। इसी की वजह से करण का मूड खराब हो गया था और वो जल्दी वापस आ गया था। करण ने गुस्से से अपना फोन काफी जोर से बेड पर पटक दिया और कहा, ये लड़की इतनी घटिया हो जाएगी यह मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा था ये सिर्फ बदतमीज है लेकिन एक नंबर की चैरिटलेस भी है, अब इसे मजा में चखाऊंगा इसकी इस घटिया हरकत के लिए। एपिसोड 155, शादी का इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह युवराज का घर। युवराज जिद करके सुलेखा और हरीश को अपने साथ अपने घर ले आया था ताकि हरीश की अच्छे से देखभाल हो सके। अभी डॉक्टर ने कहा था कि हरीश की तबीयत अच्छे ठीक नहीं हुई, इसलिए उनका खास ख्याल रखना होगा। इस वजह से शिवांगी काफी परेशान थी और युवराज कभी भी शिवांगी को परेशान नहीं देख सकता था। हरीश और सुलेखा का सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया था। अक्षता हॉस्पिटल से वापस चली गई थी जबकि सब ने उसे यहाँ आने को बहुत कहा था। अविनाश अक्षता को छोड़ने उसके पीछे चला गया था। हरीश के साथ युवराज, शिवांगी, हरीश और सुलेखा युवराज के घर आ गए थे। युवराज ने नौकर से उन दोनों का सामान अंदर रखवाया और वही हॉल में सोफे पर बैठते हुए कहा, शिवांगी प्लीज मेरे लिए कप कॉफी बना दो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। शिवांगी, हाँ युवराज मैं भी बना कर लाती हूँ। माँ मैं आपके लिए भी चाय बनाती हूँ, विकी और पापा के लिए कुछ हल्का बना देता हूँ अभी के लिए। सुलेखा, ठीक है बेटा, लेकिन तुम दोनों हम दोनों को यहाँ लाकर क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। वहाँ अक्षता है ना, हमारा ख्याल रख लेगी और नौकर भी तो है वहाँ पर। युवराज, आंटी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और यह आपका ही घर है, किसी और का नहीं, आप बस यही रहिए। शिवांगी, हाँ माँ बिल्कुल सही कह रहा है और मैं विधि को फोन कर दिया है, वो 1 घंटे में पहुँचने वाली है, ड्राइवर को भेज दिया मैंने उसे पिक करने और वो सीधा यहाँ ही आ जाएगी। युवराज, तो शिवांगी वो अकेली आ रही है, मेरा मतलब उसका पति या उसकी बेटी? शिवांगी, हाँ युवराज को स्नेहा को छुट्टी नहीं मिली कॉलेज से और उसकी वजह से निखिल यहाँ नहीं आ सकता था ना। बच्ची के पास भी तो किसी को रहना जरूरी है और वो है भी इतनी डरी सहमी से रहने वाली। युवराज, हाँ लेकिन हमारी बेटी तो इसे हर कदम में उल्टी है, वैसे है कहाँ सुबह से वो दिखाई नहीं थी और अस्पताल भी नहीं आई। मैंने उसे फोन किया था और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। शिवांगी, मुझे नहीं पता युवराज, सुबह मैंने उसे कहा था मेरे साथ हॉस्पिटल जाने को और उसने इतनी बदतमीजी से बात की और मुझे और कहा कि उसे कहीं जरूरी काम से जाना है, अपने घर वालों से जरूरी भी कोई काम हो सकता है क्या? और कहीं जाने से पहले बताती भी नहीं है। तभी मेड वहां आए और उसने कहा, वो मैडम मुझे आपको कुछ बताना है। आपके जाने के बाद युवंशी मैडम घर आई थी और वो अपना बैग पैक करके कहीं चली गई है। मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने सोचा आपको पता होगा। शिवांगी, क्या ये क्या कह रही हो तुम?
ये लड़की भी ना ये किसी दिन मुझे पागल कर देगी, कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं है अब कहाँ चली गई है बैकपैक करके। युवराज प्लीज उसे फोन करके देखो, पता करो वो कहाँ है। युवराज ने जल्दी से अपनी जेब से अपना फोन निकाला और कहा, हम टेंशन मत लो, मैं अभी पता करता हूँ। कहाँ गई होगी वह सिंघानिया हाउस ना अपने पति के पास। गुस्सा ठंडा हो गया तो चली गई। शिवांगी, फिर भी एक बार तुम बात करके पूछ लो ना, कंफर्म कर लो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। और अगर गई भी है तो एक बार फोन करके बता तो सकती थी ना। उद्धरण चिन्ह डॉट, ऐसे ही आए और ऐसे ही चली गई। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ अविनाश और अक्षता कार से अक्षता के पीजी की तरफ जा रहे थे। अक्षता के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी, जो अविनाश भी नोटिस कर रहा था। अविनाश ने अक्षता को देखकर कर में रोमांटिक म्यूजिक ऑन कर दिया, जिसे सुनकर अक्षता ने स्माइल की और अविनाश की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज अविनाश के बंद कीजिए आप, मेरा सर दर्द हो रहा है। अविनाश समझ गया कि अक्षता अभी हरीश की तबीयत की वजह से परेशान है, आखिर वह उन दोनों से इतनी अटैच जो हो गई थी। अविनाश ने चुपचाप में म्यूजिक बंद कर दिया और अक्षता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब परेशान क्यों हो रही है अक्षता? अब वो ठीक है ना, और मॉम डैड है उनके पास, अब हर टाइम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अक्षता, मैं जानती हूँ अविनाश, वो उनकी बेटी है, वो उनका का ख्याल नहीं रखेंगे अच्छे से तो कौन रखेगा। लेकिन आपको पता है आज ऐसे उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो मैं बहुत घबरा गई थी। इतनी मुश्किल से तो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अविनाश, किसने कहा कि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी? बल्कि आपकी वजह से तो आज नाना जी की तबीयत ठीक है। अगर आपने टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती तो। अक्षता, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें अस्पताल क्यों नहीं लेकर जाती? आखिर वो मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। अविनाश मुस्कुराते हुए, हाँ सब आपके कुछ ना कुछ लगते हैं, लेकिन हमारा पता नहीं आखिर हम आपके हैं कौन। अक्षता ने अविनाश का हाथ पीछे हटाते हुए कहा, तो अब आप फिल्मी डायलॉग भी बोलने लगे हैं? अभी तो शादी भी नहीं हुई और धीरे धीरे आपके सभी रंग दिखना स्टार्ट हो गए हमें। अविनाश, हाँ तो अब नहीं दिखेंगे तो कब देखेंगे? और आपका भी, आपको कभी भी मेरे बिहेवियर से कोई परेशानी हो तो मैं बता दीजिएगा, हम तभी के तभी चेंज कर लेंगे। अक्षता, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे पीजी छोड़ दीजिए और घर जाकर नाना जी का ख्याल रखिए। और वैसे भी सिर्फ 2 दिन बाकी है, फिर तो मैं आपके पास ही आ जाऊंगी ना। अविनाश, बस उसी दिन का ही तो इंतजार है, इसीलिए आपको जाने दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी बुरा लगे, इसलिए शादी का इंतजार करना तो जरूरी है ना। अब देखते हैं युवांशी कहाँ गई है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।